हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉब्स क्लासेस। मैं विकास कुमार झा। जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, प्रैक्टिस क्लासेस चल रही है पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए। जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी वाला पोर्शन आता है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम डेवलपमेंट टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था, उसके अंदर हमने टीचिंग वाला एंड लर्निंग प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है। इसमें भी हमने 2 पार्ट लिए हैं, है ना। तो पहला पार्ट जो है टीचिंग लर्निंग वाला, जो पार्ट 1 था वो हमारा डिस्कस ऑलरेडी हमने कर लिया। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 जो है वो हम आज शुरू करेंगे। तो लर्निंग एंड टीचिंग एंड लर्निंग जो हमारा पार्ट 2 टॉपिक शुरू होगा, पार्ट 2 क्वेश्चनिंग शुरू होगा। इसमें टीचिंग और लर्निंग के से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो आधे 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। पार्ट 2 में हम अगले 20 क्वेश्चन क्या करेंगे, हम देखेंगे, ठीक है। अभी तक आपने अगर पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार आप देख लीजिए उसको। जो भी लर्निंग एंड टीचिंग पे पहले आई है या डेवलपमेंट टॉपिक पे आई है, उस पर आपको काफ़ी सुधार, मतलब काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, सुधरेंगे। आपको कुछ अलग समझने का या कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो प्रैक्टिस में, आपकी जो किसी टीचिंग की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टीचिंग लर्निंग। जो हमारा जो वो है क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्लास नंबर 3 हो गई हमारी, चौथी क्लास हो गई हमारी ये, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग पार्ट 2, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 21वां क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि 20 तक डिस्कस हम कर चुके हैं तो 21 से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। लेकिन में से कौन सा संयोजन सही नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज नॉट करेक्ट, है ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग इवान पैवलॉव, क्लासिकल कंडीशनिंग बीएफ्स की। देखो ये तो उल्टा लिख दिया गया है ना। उल्टा कैसे लिख दिया गया है, क्योंकि जो हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी वो दिया था किसने, बीएफ स्किनर ने। किसने दिया था ये आपका किसने दिया था, आपका बीएफ स्किनर ने दिया था, है ना। और जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो हमारी आईपी पैवलॉव ने दिया था। तो ये उल्टा लिख दिया, तो उसने पूछा कौन सा सही नहीं है। तो दोनों ही गलत है ना, ये भी गलत है ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों, बोथ 1 एंड 2। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की है और क्लासिकल कंडीशनिंग हमारी किसकी है, इवान पेट्रोविच पैवलॉव की है। तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। तो आंसर क्या होगा आपका बी। ये लर्निंग थ्योरी पर क्वेश्चन आया हुआ है। लर्निंग थ्योरी आपने सुना होगा, बिहेवियर थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी है। तो बिहेवियर थ्योरी में आपकी स्किनर की थ्योरी है, थॉर्नडाइक की थ्योरी है ना। इन सब की थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आंसर क्या होगा इसका बच्चों, दैट इज आपका बी, यानी दोनों ही आपके क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जीवन है जो शिक्षित करता है द्वारा दिया गया उदाहरण। देखो ये ऐसे क्वेश्चन दिए तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कोई फिलोसफर का नाम दे देंगे या कोई आपको कोटेशन दे देंगे, वो आपको करना होगा इसमें। तो ये काफ़ी, हालांकि इसको करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि कोटेशन तो कहीं से पूछ ली जाती है। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बट ये जो है लाइफ इज़ वॉट एजुकेट्स डैश गारंट्स गिवन बाय, मतलब किसने दिया था ये जो कॉन्सेप्ट है, किसने दिया है, फ्रोबेल। फ्रोबेल ने तो प्ले वे एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, तो फ्रोबेल तो आंसर शायद इसका नहीं होना चाहिए। मारिया मोंटेसरी का भी प्ले वे मेथड था, इस ये भी नहीं होगा। पेडागोजिकल कॉन्सर्न के बारे में पेस्टोलॉजी ने बताया था, तो ये इसका हो सकता है क्योंकि शिक्षा के बारे में पेस्टोलॉजी ने इसके बारे में बात की है। महात्मा गांधी नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या हो सकता है बच्चों, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने एजुकेशन पेडागोजी के बारे में बताया है। पेडागोजी टर्म को सबसे पहली बार यूजी इन्होंने किया था, और इन्होंने कहा था कि शिक्षा अगर हम किसी को दें तो उसके तरीके हमें पता होने चाहिए कि हम किसको कैसे पढ़ा रहे हैं। तो इसका पेस्टोलॉजी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो सी इसका आंसर होना चाहिए। देखो ये टर्म बेस्ड क्वेश्चन हैं, ये कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं। इसके आंसर्स का आपको बताइए, एक बार चेक कर लीजिएगा। बट इसका आंसर यहाँ पर क्या है, पेस्टोलॉजी ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी कौन सी है। देखो मेन एजेंसी अगर हम देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा हुआ है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट तो हमारे लिए कोई भी हो सकता है, बट ऑब्वियसली बात है कि स्टार्टिंग हमेशा बच्चे की फैमिली से होती है। फैमिली इज अ मेन, यू कैन से कि इज मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि बच्चे की फैमिली से ही समाजीकरण स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर मेन, उसने मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा है, अगर वो केवल ये पूछता कि मेन एजेंसी कौन सी है, तो अगर आप मेन एजेंसी अगर आपसे कोई पूछेगा सोसाइटी कौन सी है, तो आपको कुछ नहीं लिखना, क्या लिखना है आपका, स्कूल। क्योंकि स्कूल से में सबसे ज्यादा समाजीकरण बच्चे का होता है बच्चों, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट, तो यहाँ पर कहीं पर स्कूल है नहीं, तो हम किसको लेके जाएंगे, परिवार, क्योंकि परिवार से बच्चे का सीखना शुरू होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा तो आप परिवार लगा सकते हो, लेकिन मेन एजेंसी पूछेगा, मुख्य एजेंसी कौन सी है सोशलाइजेशन की, तो आंसर यहाँ पर क्या लिखोगे आप बच्चों, स्कूल। क्योंकि स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे का क्या होता है बच्चों, सोशलाइजेशन
हम करते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे फैमिली आंसर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। पहली शिक्षण मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? देखो, पहली शिक्षण मशीन जो है वह किसके द्वारा, पेस्टोलॉजी ने ऐसा कुछ नहीं किया, नॉर्मन क्राउडर ने ऐसा कुछ नहीं किया, एल्डर डेल्स की भी नहीं है, तो हाँ प्रेसी नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले शिक्षण मशीन की बात की थी। तो बिल्कुल ठीक है, टीचिंग मशीन्स के बारे में अगर कोई बात की जाए तो किसने किया था, प्रेसी ने, है ना। और स्किनर ने भी टीचिंग लर्निंग टूल्स के बारे में बात किया है, याद रखना। तो स्किनर को नहीं भूलना, स्किनर ने प्रोग्राम टूल के बारे में बात किया था। स्किनर ने क्या किया था, प्रोग्राम टूल, या उन्होंने भी लर्निंग टीचिंग टूल्स के बारे में बात की थी। तो एक नाम तो किसका आता है, स्किनर का नाम है, एक नाम किसका आता है, सिडनी एल प्रेसी ने भी टीचिंग मशीन्स को सबसे पहली बार इंटरवेंट अगर पूछेगा आपसे तो उस किसका नाम आएगा बच्चों, आपका प्रेसी। और प्रेसी ने मैं कहते डायरेक्ट मेथड, जो हमारे मेथड्स हम यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड को भी कहीं ना कहीं इन्होंने भी बताया उसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस बार कौन सा है अगला। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द असेसमेंट ऑफ लर्निंग के कितने स्टेप्स हैं, अधिगम के आंकलन में कितने चरण होते हैं? देखो, दो ही असेसमेंट हमारे मेन है, याद रखना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में पहुंचने से पहले याद रखना बच्चों, हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट दोनों को देखना होता है। तो दो असेसमेंट हैं, स्टेप भी दो ही होते हैं। फॉर्मेटिव से हम असेसमेंट फॉर सबमेटिव की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, सबमेटिव भी। ये दो असेसमेंट करने के तरीके होते हैं हमारे। तो हालांकि असेसमेंट के टाइप्स तो बहुत सारे हैं, पर उसने पूछा है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में कितने आ सकते हैं। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम असेसमेंट फॉर लर्निंग से पहुंचते हैं। तो याद रखना आंसर क्या होगा यहाँ पर, ओनली 2, है ना। दो ही असेसमेंट हमारे होते हैं, एक फॉर्मेटिव एक सबमेटिव। बंडोरा से यह जांचने के लिए एक प्रयोग किया कि क्या सामाजिक व्यवहार प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, उसके अपना प्रयोग किस वस्तु पे किया? तो आपको पता है सुल्तान पर प्रयोग किसने किया था, सुल्तान पर किया था किसने, उसका नाम था कोहलर, वुल्फगैंग कोहलर, जिसने इनसाइट थ्योरी दी है, उसने सुल्तान पर प्रयोग किया था। डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था आईपी पैवलोव ने, है ना, जिसमें कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बताया गया था, है पैवलोव था। कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने। और बॉबो डॉल, यासना एक डॉल का यूज किया गया था, डॉल पर प्रयोग किया था किसने, एल्बर्ट बंडूरा। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बॉबोडॉल। बॉबोडॉल पर एक्सपेरिमेंट जो है वो एल्बर्ट बंडूरा ने किया था अपनी थ्योरी में। बॉबोडॉल था, एक पिक्चर में दिखाया गया था, और जैसा बॉबोडॉल के साथ बच्चा कर रहा था, सेम जो बाहर जो उस पिक्चर को देख रहा है वो भी उस वैसा ही व्यवहार उसके जैसा कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग से है, क्योंकि बॉबोडॉल जो टॉपिक वो बंडूरा की थ्योरी से निकलिया गया है, और बंडूरा की थ्योरी में की जो थ्योरी का नाम है वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी है। कौन सी है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत। बहुत फेमस थ्योरी है बच्चों, इमिटेशन थ्योरी भी कह सकते हैं उसको हम, जिसमें इमिटेशन के द्वारा बच्चा क्या करता है, किसी प्रकार के बिहेवियर को क्या करता है, सीखता है। ठीक है, तो बंडूरा ने बिहेवियर थ्योरी, आप यू कैन से कि सोशल बिहेवियर थ्योरी कह सकते हो, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी कह सकते हो, सोशल लर्निंग थ्योरी कह सकते हो। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है उन्होंने दिया था। ठीक है, और इन्होंने सेल्फ रेगुलेशन लर्निंग, याद रखना एक टर्म इन्होंने दिया था SRL, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, कि बच्चा जो होता है अपने टास्क को खुद पहले रेगुलेट करता है, उसके द्वारा क्या करता है, बच्चा सीखता है। तो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग SRL के बारे में इन्होंने बताया था, और ये कहना कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है कि सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग क्या होती है हमारी। ठीक है, तो एक बार उसको आप देख लीजिएगा। अगला है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किससे हुई है? देखो, स्पेनिश शब्द को, कोई भी शब्द की उत्पत्ति किससे होती है, तो लैटिन से होती है या ग्रीक से होती है। आंसर यहाँ पे क्या होगा, लैटिन। आपको बताइए कि 3 प्रकार के एजुकेशन वर्ड्स यूज किया है, एजुकेटम सुना होगा आप लोगों ने, एजुकेटम, एजुशियर, है ना, एजुकेटम, एजुशियर, एजुकेयर, 3 प्रकार के हैं जो वो दिए हुए हैं, 3 शब्द हैं बच्चों। इसका एक का मतलब होता है कैसे प्रेजेंट किया जाए, एक का मतलब होता है कैसे ड्रॉ आउट किया जाए, है ना। तो 3 प्रकार के लेटिन वर्ड से बनाए बच्चों, तो 3 लेटिन वर्ड है इसके, जो वो है बच्चों एटिमोलॉजी है, याद रखना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, लेटिन शब्द। देखो, जो भी इंग्लिश का वर्ड होता है याद रखना वो ग्रीक या लेटिन शब्द से निकलते हैं। ठीक है, बाकी TGT मैथ्स स्पेशल बैच चल रहा है हमारा यहाँ, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका आप लोगों को। बैच एकदम तैयार हो गया है बच्चों, 10 फरवरी से चालू हो चुका है, और इसमें और ये जो है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। तो जो मोड में आपको लग रहा है कि हम घर से ही लेना चाहते हैं कोचिंग, तो घर से भी ले सकते हो आप, या आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो ऑफलाइन भी ले सकते हो, दोनों मोड में दिया हुआ है। पहले 1-2 डेमो फ्री है एकदम, आगे अब डेमो देखिए, डेमो देखने के बाद अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है तो आप एडमिशन लीजिए। ठीक है, और अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप दिए हुए इस नंबर पर
क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों मोड में मिल जाएगा और मात्र 4,999 में आपको ये दिया जा रहा है बैच टीजीटी के लिए। और आप इसको प्राइस को देखकर मैं सोचो कि क्या कैसा होगा नहीं होगा, एक बार आप डेमो लेके देखिए, देन आप डिसाइड कीजिएगा कि कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन के लिए इस दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। साइलेंट वे तकनीक का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? साइलेंट तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है? साइलेंट में कहाँ बच्चे साइलेंट रहते हैं, मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पर है ना, तो साइलेंट वे ऑफ टेक्निक है ना। तो इंडक्टिव डिडक्टिव में तो ऐसा नहीं होता, स्ट्रक्चरल मेथड में भी नहीं होता, स्ट्रक्चर सिखाया जाता है, फंक्शनल मेथड में भी नहीं होता, डायरेक्ट मेथड में साइलेंट रहा जाता है। बच्चों साइलेंट टेक्निक का यूज किया जाता है, साइलेंटली हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, या आपने देखा बोलते नहीं है, हाव भाव से बच्चों को सिखाते हैं। हम बच्चे को एग्जाम्पल ही दे सकते हैं, तो अपने जेस्टर्स के माध्यम से बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड है। ये प्रेसी नाम के व्यक्ति ने इस मेथड को क्या किया था बच्चों, इंट्रोड्यूस किया था। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, साइलेंट टेक्निक में क्या यूज कर सकते हैं हम, डायरेक्ट मेथड। ये मेथडोलॉजी में आया हुआ है बच्चों। शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली प्रेक्षण पद्धति इनमें से किसके आधार को नहीं बनाती? प्रेक्षण मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन जो मेथड होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड में कुछ चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन से क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, समझ, क्योंकि ऑब्जर्व करके हम उसको समझते हैं, ऑब्जर्व करके हम कुछ से कुछ सीखते हैं, तो लर्निंग भी होती है। ऑब्जर्व करेंगे उसके बारे में सोचते हैं क्रिटिकली, तो ये भी होता है, बट इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग बाद में करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में केवल हम समझते हैं, उसके बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, बट प्रयोग के बारे में बात नहीं की जाती। तो कौन सा नहीं पूछा है यहाँ पर, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, डेट इज अनुप्रयोग। तो इसका आंसर डी इज है राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने शिक्षण संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं जो शिक्षार्थी और आईसीटी का उपयोग करके घर पर सीख सकते हैं? देखो, अगर आपको पता है आईसीटी का जमाना है, बच्चा ऑनलाइन आराम से बैठ के इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो ट्रेडिशनल लर्निंग नहीं है, फ्लिप्ड लर्निंग, यस फ्लिप्ड लर्निंग होता है बच्चों। फ्लिप्ड लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे घर पे बैठ के इंफॉर्मेशन को लेते होते हैं, तो फ्लिप्ड लर्निंग कहलाएगा बच्चों ये। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग भी नहीं है और ब्लेंडेड लर्निंग भी नहीं। लर्निंग के टाइप्स ही सारे आईसीटी लर्निंग के टाइप्स है बच्चों। ये आपको क्लास में समझाऊंगा, मैं आईसीटी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, बट यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका, फ्लिप्ड लर्निंग। फ्लिप्ड लर्निंग में बच्चे को क्या करते हैं, घर पे बैठे बैठे वो ऑनलाइन लर्निंग, जैसे यूट्यूब या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा से इंफॉर्मेशन घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं, उसे हम फ्लिप्ड लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो आजकल वैसे ही डिजिटल हो गया है, आईसीटी का जमाना है, तो लोग इंफॉर्मेशन को डिजिटली लेने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फ्लिप्ड लर्निंग होगा हमारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कोई सोक्रेटिक विधि के रूप में जाना जाता है, किस सोक्रेटिक विधि में जाना जाता है बच्चों, तो राष्ट्रवादी विधि, नेशनलिज्म, पोस्ट मॉडर्निस्टिक मेथड, ये भी नहीं है, पोस्ट मॉडर्न मेथड या उत्तर आधुनिकीवाद हो गया, ये शायद नहीं होगा। डायलेक्टिव मेथड, यस डायलेक्टिव दंडात्मक, ये मेथड दिया था सोक्रेट ने, याद रखना, सोक्रेट के मेथड में आ जाता है। साइंटिफिक भी मेथड नहीं था उनका, नेशनलिस्टिक भी नहीं था और ये भी नहीं था। आंसर क्या होगा बच्चों, डायलेक्टिव मेथड, द्वंदात्मक विधि उन्होंने यूज की थी बच्चों, किसने, सोक्रेट ने। तो याद रखना इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, किसने माना कि संतुष्टि की भूमिका संग बनाने की कुंजी है? संतुष्टि मतलब सेटिस्फेक्शन से कोई भी चीज हम सीखते हैं, तो सेटिस्फेक्शन जो होता है वो एसोसिएशन में हेल्प करता है, मतलब कि जब हम कोई चीज से संतुष्ट रहते हैं तो हम उसके साथ अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं, एसोसिएट होते हैं। तो ये लॉ ऑफ लर्निंग में पार्ट है बच्चों, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन का पार्ट है। और लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिया था, उसका नाम था किस, क्या आपका, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। लॉ ऑफ लर्निंग इन्होंने दिया था बच्चों, और इसी से क्वेश्चन लिया गया है। तो आंसर क्या होगा बच्चों हमारा, दैट इज एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक इज द राइट आंसर, इसका आंसर क्या होगा बच्चों हमारा, दैट इज सी। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के अनुसंधान, अन्वेषण, संज्ञानात्मक प्रदर्शन और मस्तिष्क संबंधी घटनाओं को संरचनाओं के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है? थ्रू विच टाइप ऑफ रिसर्च इन्वेस्टिगेशन स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन, परफॉर्मेंस एंड सेरेब्रल इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर, मतलब मानसिक योग्यता और क्षमता के बारे में कौन बात करता है? ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड में ऐसा कुछ नहीं होता। साइकोबायोलॉजिकल मेथड, यानी मेरे बच्चे में साइको मतलब कि बच्चा मस्तिष्क में जो घटनाएं आती हैं, जो बच्चा ब्रेन डेवलप होता है, उससे बच्चा सोचता है, विचार करता है। तो साइकोबायोलॉजिकल मेथड में बच्चा क्या करता है, ब्रेन का यूज करते हुए इंफॉर्मेशन को सीखना या उसके बारे में जानना शुरू करता है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, तो साइकोबायोलॉजिकल आंसर इसका हो सकता है। बस किस स्टडी में ऐसा नहीं होता, सेल्फ रिपोर्ट में ऐसा नहीं होता। आंसर क्या होगा, साइकोबायोलॉजिकल, कि बच्चा का ब्रेन जैसे जैसे क्लास डेवलप हो रहा है वैसे वैसे वो कॉग्निटिवली चीज़ों को सीख रहा है या किसी चीज़ के बारे में कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो बी इज आंसर, मनोवैज्ञानिक विधि में बच्चा अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट या स्ट्रक्चर के बारे में सीखता है।
किसका क्रम विकास का सिद्धांत कहता है कि हम सवेगानाओं के मूल समूह और सार्वभौमिक के अध्ययन के साथ पैदा हुए हैं, जो संस्कृतियों में सार्वभौमिक सवेगात्मक की धारणा की ओर इशारा करती है। हुज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की थ्योरी आपको पता है किसकी है? सेज दैट वी आर बोर्न विद द बेसिक सेट ऑफ इमोशंस एंड यूनिवर्सलिटी स्टडी विच पॉइंट ऑफ नोशन ऑफ यूनिवर्स इमोशंस अक्रॉस कल्चर, कि हर बच्चे में अलग इमोशंस होते हैं, हर बच्चे अलग तरीके से इन्वॉल्व यानी कि चेंज होते हैं, बदलते हैं। तो ये जो लाइन है वो किसकी है? चार्ल्स, क्योंकि इवोल्यूशन थ्योरी ही किसकी थी? आपको चार्ल्स डार्विन की एनवायरमेंटल थ्योरी कहते हैं बच्चों, कि कैसे बच्चे जन्म लेते हैं, कैसे उनमें इमोशंस रहते हैं, कैसे वो बड़ा होता है, कैसे उसके अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, इसके बारे में किसने बताया था? चार्ल्स डार्विन बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका ए, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी भी दी थी। ठीक है, तो याद रखना इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DTPLSP TCT SST बैच बहुत बढ़िया चल रहा है बच्चों, ये भी काफ़ी बच्चे इसमें इनरोल हो चुके हैं, है ना, और ये बैच अभी भी चल रहा है। और अगर इसकी आपको TCT SST की कोचिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं। इसमें भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है, और स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। और अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप इस दिए हुए नंबर पर ले सकते हैं। एक बार क्लास लेके देखिए, सेटिस्फेक्शन कीजिए, उसके बाद इसको ज्वाइन कीजिए। कोई इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको लेना ही है, ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं है। आप एक बार डेमो लीजिए, डेमो लेने के बाद सेटिस्फेक्शन लीजिए, हाँ बस सही है, संतुष्टि प्राप्त कीजिए, देन आप इसको ज्वाइन कीजिए। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें, मैं तो कहूँगा SST के लिए अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छे एक्सपीरियंस टीचर जो है इसमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये बैच चल रहा है फॉप्स प्लेटफॉर्म पर। फॉप्स क्या नाम है इंस्टीट्यूट का? नाम फॉप्स है, फॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट। यहाँ पर एकदम है, ऑनलाइन मोड में भी है, ऑफलाइन मोड पे भी है, जिस मोड में आपको लगता है आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बेहद गर्म मौसम लोगों को ठंड के मौसम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, किस नियम का उदाहरण है? कहते नहीं हम लोग कि जैसे गर्मी का माहौल था, यार गर्मी तो बहुत बेकार है, ठंडी अचानक से ठंडी आ जाती तो कैसा होता। और ठंड में हम उल्टा करते हैं ना बच्चे, कि यार ठंड में लगता है यार गर्मी का मौसम ही अच्छा था। तो हमने देखा होगा कि जैसे ठंड का माहौल होता है तो हम गर्मी को याद करते हैं, गर्मी का माहौल होता है तो हम ठंड को याद करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कौन से लॉ है? यह है लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है एकदम अपोजिट, कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है? एकदम उल्टा। कॉन्ट्रास्ट करते हैं, कंट्रास्ट मतलब कि उल्टा सोचते हैं हमेशा हम, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी नहीं होगा, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी नहीं होगा, लॉ ऑफ निमनेस नहीं होगा। आंसर क्या होगा बच्चों? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है एकदम अपोजिट सोचना। कैसे सोचना? अपोजिटली जो हम सोचते हैं उसको हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों? डेट इज बी। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी गतिशील व्यक्तित्व के नमूने में से एक नहीं है? बायोफिजिकल दृष्टिकोण, देखो मनोसामाजिक दृष्टिकोण है, किसका है? सब्सिक्वेंट है, किसका? सैंपल ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का एक टाइप है बच्चों, मनोसामाजिक सा है। मनोविश्लेषण तो थ्योरी पर्सनैलिटी बेस्ड है फ्रॉइड की, और सामाजिक लर्निंग भी पर्सनैलिटी बनती है, बच्चा सोसाइटी से सीखता है, ये तीनों है। बट बायोफिजिकल, फिजिकल वाली बात तो पर्सनैलिटी में ऐसे कुछ तो वर्ड है नहीं। बायोफिजिकल अप्रोच जो है वो इस गतिशील व्यक्तित्व का, यानी कि ये आपका पर्सनैलिटी का, डायनामिक पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है, है ना। बायो तो बाय बर्थ तक होती है ना, बाय बर्थ से शुरू होती है, तो बाकी साइको सोशल तो बदलता रहता है, लर्निंग सोशल लर्निंग बदलती रहती है, और साइको एनालिसिस में पर्सनैलिटी बदलती रहती है। तो बट ये वाला पर्सनैलिटी के अंदर डायनामिक पर्सनैलिटी में नहीं आता, वैसे पर्सनैलिटी का पार्ट है, बट डायनामिक पर्सनैलिटी में इसका वर्ड का यूज हम नहीं करते। तो ए इज है राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर इन मैरी रोथबार्ड्स मॉडल? मैरी रोथबार्ड्स मॉडल में कितने मॉडल थे? टोटल मॉडल थे 6 बच्चों, 6 मॉडल थे। इमोशन से कनेक्ट मॉडल है बच्चे, एक बार पढ़ लेना आप लोग, यूट्यूब पे देख सकते हैं या इसको आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि कितने मॉडल दिए हुए हैं इसके बच्चों। 6 मॉडल दिए हुए हैं, तो इसका सीधा सा आंसर क्या होगा? 6 होगा। नेक्स्ट है पावलोव के एक सिद्धांत में विकसित किया, जो तय करता है कि कुत्ते को भोजन पेश करने के लिए ठीक घंटी बजती है, घंटी बजने से अनुबंध उद्दीपक बन जाता है ना, अनुबंध उद्दीपन बन जाता है, क्योंकि कुत्ते घंटी की आवाज पर लार टपकाते। तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? अवलोकन लर्निंग। ये तो है नहीं, ये तो बंडूरा की थ्योरी थी, बंडूरा ने तो ऐसी कोई बात कही नहीं है। शास्त्रीय अनुबंध, यस, क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग की आप किसी चीज के साथ क्या कर लेते हो? कंडीशन डेवलप कर लेते हो। जैसे आपने कुत्ते वाली थ्योरी पढ़ी होगी कि बच्चा बार बार बेल बजता है, फूड दिखाया जाता है, बेल बजता है, फूड दिखाया जाता है, तो बच्चे को लगता है, मतलब उसको डॉग को लगता है कि बेल से ही हमारी फूड क्या है, कनेक्ट है। तो पहले वो फूड को देखकर इंट्रैक्शन गिरा रहा था, मतलब लार को गिरा रहा था,
सेलिब्रेशन कर रहा था। अब वो बेल की आवाज़ के साथ कनेक्ट हो गया, उसको लगता है कि बेल की वजह से हमारा फूड आ रहा है, तो बेल से जो उसने कनेक्शन डेवलप किया है उसी को कंडीशनिंग कहते हैं। और ये थ्योरी किसकी है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। और ये किसने थ्योरी एक्सपेरिमेंट किया था? उसका नाम था IP पैवलोव की थ्योरी से लिया गया बच्चों। ऑपरेंट कंडीशनिंग में तो एक्टिविटीज़ की बात की जाती है, स्किनर ने दिया था बच्चे, जिसमें रीइंफोर्समेंट की बात की जाती है। और मोटिवेशनल कंडीशन थ्योरी तो इधर मोटिवेशन की बात की जाती है। और ओरिजिनल लर्निंग थ्योरी किसकी है बच्चों? आपकी बंडूरा की है। तो ये इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? क्लासिकल कंडीशनिंग, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कंडीशंस की, अनुबंध की। घंटी के बाद से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कंडीशन डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों? डेट इज बी। नेक्स्ट है, वो शिक्षण और अधिगम के लिए सामाजिक सांस्कृतिक उपागम से जुड़े एक सिद्धांतकारी हैं जिन्होंने अधिगम के लिए निजी भाषण के महत्व के वाइगोस्की विचारों का उपयोग किया, लेकिन इसे आत्मसंवाद कहा, सेल्फ टॉक कहा। किसने कहा था सेल्फ टॉक? ही इज ए थ्योरिस्ट कनेक्टेड टू द सोशल कल्चर अप्रोच टू द टीचिंग एंड लर्निंग हु एज ए यूज टू वाइगोस्की। देखो वाइगोस्की थ्योरी देखो, SIR हमने बताया ना भी, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। याद करो, बंडूरा का जो आपका प्राइवेट स्पीच था उसी को सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग में यूज किया था किसने? उसका नाम था एल्बर्ट बंडूरा। याद रखना, सेल्फ रेगुलेटेड स्पीच को ही सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग में यूज किया था किसने? बंडूरा ने। तो बंडूरा ने ही जो वाइगोस्की का जो सेल्फ टॉक था उसको अपने थ्योरी में यूज किया था, है ना। तो याद रखना नाम क्या है बच्चों? एल्बर्ट बंडूरा। सब यहाँ पे पियाजे सोच रहे होंगे, पियाजे नहीं है। पियाजे ने तो सेल्फ जो है बच्चा जो है अपने आप से बातें करता है वो उस पर फोकस किया था। अब पियाजे के बाद कहीं ना कहीं बंडूरा की थ्योरी आई थी या आसपास ही आई थी, बट यहाँ पर आंसर क्या है? सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के बारे में किसने बताया? बंडूरा ने। और किससे लिया गया थ्योरी से? ये लिया गया है वाइगोस्की की थ्योरी से। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चों? एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है। 1956 में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक डैश ने अपनी अधिगम उद्देश्य को अधिगम के डोमेन्स की एक श्रृंखला की वर्गीकरण किया था। 56 में किसकी थ्योरी आई थी बच्चों? बंडूरा की तो नहीं आई थी, बंडूरा की तो 86 के आसपास आई है। बेंजामिन ब्लूम, यस, ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको याद होगा। बेंजामिन ब्लूम ने ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में दी थी, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार के डोमेन्स दिए थे, आपको याद होगा। कॉग्निटिव डोमेन, है ना, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा कौन सा था बच्चों आपका? डेट इज साइकोमोटर डोमेन। ये 3 प्रकार के डोमेन्स के बारे में बात की थी। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? की 56 की बात की जा रही है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? बेंजामिन ब्लूम। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड की तो 1900 के आसपास थ्योरी आई थी, और फ्रोबेल की तो और पहले 1842-45 के आसपास आई थी, तो ये भी नहीं। आंसर क्या होगा यहाँ पर? बेंजामिन ब्लूम इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 56 की बात करिए। और किसकी बात कर रहा है? डोमेन ऑफ लर्निंग। लर्निंग के डोमेन दिए थे किसने? बेंजामिन ब्लूम ने। और कितने डोमेन दिए थे? 3 दिए थे, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। 3 डोमेन दिए थे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका था टोटल हमारी 39 क्वेश्चन हमने किए यहाँ पर आज। एक क्वेश्चन रह गया था, कहीं ना कहीं मिस हो गया बच्चों। तो करीबन 40 क्वेश्चन का हमने डिस्कस कर लिया है, किसके बेसिस पर? जो हमारी थ्योरी है, टीचिंग लर्निंग जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पर। तो 2 हमने डेवलपमेंट टॉपिक पर किया है, 2 हमने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर कर लिया है। अगला एक नए कॉन्सेप्ट पर हम फिर से लेके आएंगे। तो आपने देखा काफ़ी लर्निंग और टीचिंग पर काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, और केवल क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं किए, हमने कुछ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया। तो क्वेश्चन को करने से फ़ायदा ये है कि हमारे साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी क्या हो रहे हैं? क्लियर हो रहे हैं, है ना। और ऐसे क्वेश्चन आपके DT+B के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का आप दे रहे हो, चाहे वो PRT दे रहे हो। कुछ तो आप पेडागोजी ऐप में भी पूछ लेता है, जैसे TGT PGT सब्जेक्ट के अंदर भी पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका एग्जाम जो है अच्छे से क्लियर हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम कुछ नई चीज़ें को लेके आएंगे, नए कॉन्सेप्ट्स को लेके आएंगे, जैसे कि लर्निंग हो गया हमारा, या एनवायरमेंट लर्निंग हो गया, एनवायरमेंट हेरिडिटी एनवायरमेंट हो गया, या किसी भी टॉपिक पर, प्ले टॉपिक पर ला सकते हैं। तो नए नए कॉन्सेप्ट पर, टॉपिक पर हम क्या करेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो PYQ के रूप में होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिहाफ पे होगा, और उसके बिहाफ पर कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स को भी आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे क्या करेंगे? बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।